नमस्कार मेरे प्यारों, क्या हाल चाल है? ठीक है, तो हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके अंदर आपने देखा था कि पिछली क्लास में हम लोग भारत पर मुस्लिम आक्रमणों की चर्चा कर रहे थे, अरबी और फिर तुर्की, और उसी बीच में लास्ट क्लास में हम महमूद गजनवी तक की बातें जो थी वो हम लोग समाप्त कर चुके थे। ठीक है, देखिए उससे आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में जो मैंने थोड़ी चर्चा करी थी कि इसके बाद यहाँ क्या होता है, संसवानी वंश जो अफ़गानिस्तान के अंदर गजनी वंश जो था उसका क्या होता है, पतन होता है। और उस पतन के बाद वहाँ पर एक कबीला होता है जिसे गोरी कबीला बोलते हैं, वो आगे बढ़ता है और उस कबीले का एक शासक है जिसका नाम है मोहम्मद गोरी, जो वहाँ पर स्थापित होता है और उसके साथ साथ वहाँ एक संसवानी वंश की स्थापना करी जाती है। ठीक है, तो इसमें आप डालोगे संसवानी वंश, संसवानी वंश, और इसमें जो हमारा राजा है आज उसका नाम है मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो किसकी चर्चा करेंगे हम लोग? मोहम्मद गोरी की चर्चा करेंगे। और देखो मेरे प्यारे बच्चों, जिन्होंने इससे पहले क्लास नहीं देखी है वो कृपया करके हमारे चैनल पर जाइए, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको भारतीय इतिहास के नाम से, भारत का मध्यकालीन इतिहास, वहाँ जाकर के आप वो दोनों क्लासेस देख लीजिए। आज हमारी क्लास नंबर 3 है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे मोहम्मद गोरी की। देखिए आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ते जाइए, ईमानदारी के साथ, बिल्कुल आपको अच्छी अच्छी बातें समझ में आ जाएंगी और पेपर में हम लोग एक भी सवाल छोड़ करके नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, चलिए तो मैं इसमें आगे बढ़ाता हूँ। देखिए अब तक भारत में जितने भी आक्रमण हुए हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि कोई भी राजा ऐसा नहीं है कि इस तरीके से प्रशासन या इस तरीके की कोई नियुक्ति यहाँ पर कर रहा हो या उसे चला रहा हो। तो ये माना जाता है कि भारत के अंदर जो मुस्लिम राज्य की स्थापना है वो किसके द्वारा करी गई? वो मोहम्मद गोरी के द्वारा चलाई गई। इसने यहाँ पर कि क्या किया, एक लंबे समय तक यहाँ पर ये रहा और इसने लगातार जो है वो काम करता है यहाँ चला गया। तो आप बता सकते हैं भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना ठीक, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसके समय में होती है? मोहम्मद गोरी के समय में होती है। ठीक, इसके बाद ये क्या करता है कि अब यहाँ पर आक्रमण करना शुरू करता है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भारत का ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, तो इस वाले हिस्से से ही क्या होता है, सारे के सारे आक्रमण होते हैं। ठीक है, तो यहीं से आता है मोहम्मद गोरी और इस इलाके में पड़ता है मुल्तान, सिंध, तो इसी इलाके में ये आक्रमण करता है। और भारत पर इसका पहला आक्रमण, प्रथम आक्रमण मोहम्मद गोरी का 1175 एडी के आसपास मुल्तान पर होता है। ठीक है, मुल्तान पर कहाँ होता है? मुल्तान के ऊपर इसका 1175 में आक्रमण होता है। ठीक, इसके बाद ये मुल्तान को जीत लेता, मुल्तान में से जीत मिलती है और ये गोरी की भारत में पहली जीत के रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद 1178 में ये आक्रमण करता है गुजरात के ऊपर और गुजरात पर आक्रमण होता है, गुजरात आक्रमण होता है। और उस समय गुजरात का जो राजा हुआ करता है उसका नाम है भीम द्वितीय या भीमदेव द्वितीय या भीम द्वितीय कहकर मैं इसे संबोधित कर सकता हूँ, भीम द्वितीय। तो भीम द्वितीय से इसका आक्रमण होता है। देखिए भीम द्वितीय का एक दूसरा नाम मूल राज के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं। तो भीम द्वितीय और मोहम्मद गोरी का आपस में क्या होता है? युद्ध होता है और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जो है वो पराजित हो जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये गोरी की भारत में प्रथम पराजय है। एक गोरी की भारत में प्रथम पराजय, ये युद्ध जीत लेता भीम द्वितीय। और देखिए यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि भीम द्वितीय क्या करता है, इसे बंदी बना लेता है गोरी को, और बंदी बना करके अपने पास रख लेता है और वो उसे इसका वध करना चाहता है। लेकिन जो मूल राज जो है भीम द्वितीय, इसकी जो माता है वो इसे मना कर देती है कि आप क्या करिए, इसे मत मारिए और इसे छोड़ दीजिए। वो उसे छोड़ देते हैं और उसके बाद गोरी फिर से अपने यहाँ वापस आ जाता है। ठीक, चलिए तो ये भी कहानी है। तो इसने मूलराज भीम ने क्या कर लिया था, गोरी को बंद कर लिया था, कैद कर लिया था अपने पास। माता जी की वजह से वो छूट गया। माता होती है ऐसी है, वो नहीं चाहती कि कोई मरे, है ना।
चलिए ये सब कहानी यहाँ थी। उसके बाद अगर हम बढ़ें तो यही इसी दौरान क्या है, अगर आप देखोगे तो जो दिल्ली वाला इलाका है, दिल्ली वाले इलाके पर जो राजा है वो शासक जो है वो चौहान वंशीय शासक हैं सारे। चौहान शासक दिल्ली पे क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिल्ली का एक शासक था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली के एक शासक हैं जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान, और ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात कर रहा हूँ, ठीक। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय हैं वो यहाँ दिल्ली पे शासन कर रहे हैं। इसी बीच क्या होता है कि मोहम्मद गोरी दिल्ली के ऊपर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। और देखिए यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। तो यहाँ पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गोरी के 2 युद्ध हैं जिनका नाम है तराइन का युद्ध। क्या नाम है, तराइन का युद्ध। चलिए ठीक है, मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ। तराइन का युद्ध है, देखिए तो यहाँ पर तराइन का युद्ध होता है, ठीक है। देखिए तराइन का युद्ध, मैं तो कैसे याद रख रहा हूँ, आई है डंडा। तो ये 1191 याद रख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 1191 तराइन का पहला युद्ध होता है, फर्स्ट। किस किस के बीच, मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और इस युद्ध पे कौन जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान जी की विजय होती है, ये इस युद्ध को जीत जाते हैं, ठीक है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान यहाँ जीत तो जाते हैं, लेकिन मोहम्मद गोरी मानने वाला नहीं है। उसने क्या किया, अगले ही साल यहाँ तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा 1192। और ये कहा जाता है कि इस बार मोहम्मद गोरी अकेला नहीं था, मोहम्मद गोरी के साथ था जयचंद, ठीक। जयचंद कौन है, ये उज्जैन के राजा हैं या कन्नौज के, ठीक है। ये क्या है, आपके राजा हैं, कन्नौज के राजा। उज्जैन नहीं डालेंगे हम, कन्नौज डालेंगे। ये कन्नौज के राजा हैं, कन्नौज के राजा हैं जयचंद। इन्होंने साथ दिया था मोहम्मद गोरी का, और कहते हैं कि इसी वजह से पृथ्वीराज चौहान जी जो थे वो इस युद्ध को हार गए थे। ये इस युद्ध को हारे थे। किसकी जीत हुई इस युद्ध में, मोहम्मद गोरी की जीत होती है। मोहम्मद गोरी इस युद्ध को जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान जी इस युद्ध को हार जाते हैं। ये कहा जाता है कि इस युद्ध में जो सहायता करी थी इसकी, वो जयचंद ने करी थी, जो कन्नौज के राजा थे। ऐसा भी कहा जाता है कि जो जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, उनका प्रेम विवाह हुआ था किससे, पृथ्वीराज चौहान जी के साथ, ठीक। और ये चाहता था कि ये पृथ्वीराज चौहान यहाँ से हार जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कुछ इस प्रकार की कहानी है। कभी डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ इन दोनों की कहानी, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कहानी। देखिए भारत की पवित्र प्रेम कथाओं में पृथ्वीराज चौहान संयोगिता की कहानी भी आती है, जैसे अकबर और जोधा की कहानी आती है, उस प्रकार से ही ये कहानी भी बड़ी फेमस कहानी है। कभी डिटेल में मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा, आज अभी मौका नहीं है, कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चंदावत के युद्ध से पहले 2 युद्ध हुए मोहम्मद गोरी के पृथ्वीराज चौहान के साथ। पहला युद्ध तराइन का था 1191 में, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान जी की जीत हुई थी। दूसरा तराइन का युद्ध 1192 में लड़ा गया। देखिए याद करना, तराइन फर्स्ट 91, दूसरा सेकंड 1192, ठीक है। इसमें मोहम्मद गोरी क्या कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके ये अपने साथ अफ़गानिस्तान ले जाता है। वहाँ पर उनकी फिर आँख निकाल करके उनकी मृत्यु कर दी जाती है। वो अगली कहानी है, उस बात को हम छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। उस बात को भी ज़्यादा उल्लेख नहीं करता हूँ मैं, केवल अब इतना जिक्र करिए कि आपने देख लिया कि तराइन में क्या कर लिया गया है
इसने अपना अधिकार जमा लिया और भारत में धीरे धीरे अपनी जड़ें जो है ये जमाता जा रहा है। इसके बाद ये क्या करता है कि धीरे धीरे दिल्ली के साथ साथ जो अजमेर वाला इलाका है उसके ऊपर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। और इस प्रकार से दिल्ली और अजमेर जब मोहम्मद गोरी की गिरफ्त में आते हैं तो ये भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव जो है वो पड़नी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, पेपर में सवाल पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद यहाँ मोहम्मद गोरी ने अपने पैर पसारने शुरू करे थे। तो आप ध्यान रखना, दिल्ली तराइन के युद्ध के बाद और दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण के बाद, दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण के उपरांत, दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण के उपरांत, दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण के उपरांत मोहम्मद गोरी ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डालनी शुरू करी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है कि मोहम्मद गोरी शातिर व्यक्ति है। उसने सोचा कि अगर जयचंद मेरा साथ दे करके पृथ्वीराज चौहान को हरवा सकता है तो ये व्यक्ति मेरे खिलाफ भी किसी और को साथ दे सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि अगली चढ़ाई जो करी वो कन्नौज के ऊपर करी और जो जयचंद वहाँ के राजा थे उन्हें हराया। ठीक है, ये घटना है 1194 की और इसे बोलते हैं चंदावर का युद्ध। ठीक है, चंदावर का, तो चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी वर्सेस ये आपके जयचंद जो है, जो कन्नौज के राजा हैं। ठीक है, इनके बीच हुआ और इसमें जीत किसकी हुई? मोहम्मद गोरी की जीत। मोहम्मद गोरी ने यहाँ पे क्या दर्ज की? जीत दर्ज करी। ठीक है, ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी ने यहाँ पे क्या करी? जीत जो थी वो दर्ज करी। ठीक है, देखिए इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे एक तथ्य और देखने को मिलता है जो इम्पोर्टेंट है, पेपर में बनता है कि जब इसने कन्नौज को जीता तो इसने कुछ सिक्के जारी करवाए थे अपने शासनकाल में। उन सिक्कों पर इसने क्या किया था कि एक तरफ तो क्या थी, माता लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी और दूसरी तरफ इसने कलमा लिखवाया था अरबी में। ठीक है, कलमा आप समझते होंगे, उर्दू के अंदर आप देखते हैं कुरान वगैरह में जो कलमे वगैरह देखने को मिलते हैं, तो इसने कलमा बनवाया था अरबी में और वो कलमा देवनागरी लिपि में लिखवाया गया था और उस पर लिखा था मोहम्मद बिन साम। ठीक, मोहम्मद बिन साम, तो वही चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो कन्नौज की जीत के बाद इसने क्या किया? कुछ सिक्के बनवाए और सिक्कों पर, कन्नौज की जीत के बाद कुछ सिक्के बनवाए और सिक्कों पर माता लक्ष्मी की आकृति, माता लक्ष्मी की आकृति एक तरफ और दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा खुदवाया। अरबी भाषा में कलमा खुदवाया। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या करवाया? अरबी भाषा में कलमे को खुदवाया गया है यहाँ पर। इसके साथ साथ क्या हुआ है, जो कलमा था ये देवनागरी लिपि में लिखवाया गया, इसमें देवनागरी लिपि में, और जिसमें लिखा था मोहम्मद बिन साम। ठीक, मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद बिन साम। ठीक है, उस पर क्या लिखा था? मोहम्मद बिन साम। जितने नए बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ इससे पहले जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे मध्यकालीन का भारत का इतिहास मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग इससे पहले 2 क्लासेस जो हो चुकी हैं वो ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ही पढ़ने का मज़ा आएगा, वरना मज़ा नहीं आएगा। शुरुआत से पढ़िए, साथ साथ पढ़िए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, बस आप साथ साथ काम करते चलना। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया था? देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम करके इसने ये यहाँ पे सिक्कों के ऊपर खुदवा दिया था। इसके अलावा इसने एक काम और करा था कि दिल्ली के अंदर इसने एक सिक्का चलवाया था जिसे दिल्ली कला के नाम से जाना जाता है। वो लगभग 56 ग्रेन के आसपास था। 56 ग्रेन का दिल्ली कला नामक सिक्का चलवाया था इसने। दिल्ली कला नामक सिक्का चलवाया था इसने, सिक्का चलवाया।
ठीक है, दिल्ली ग्रेन नामक सिक्का चल रहा है। देखिए अब थोड़ा सा कहानी को समझना, देखिए ये कई बार कंफ्यूजिंग होता है यहाँ पर, ठीक है। आखिरकार क्या होता है कि जब चंदावर का युद्ध लड़ा गया 1194 में, तो इसके बाद 1195 में मोहम्मद गोरी जो था ये कहाँ लौट गया था, ये अफ़गानिस्तान लौट गया था, ठीक है, अफ़गानिस्तान लौटा था ये, ठीक। ये कहाँ लौटा था, अफ़गानिस्तान लौटा था। ये उसके बाद लगभग 1205 के समथिंग ये आया था यहाँ पर, ठीक है। तो 1195 से 1205 तक ये कहाँ रहा था, अफ़गानिस्तान के अंदर चला गया था ये। अब देखो बात को समझना आप लोग, इसके क्या थे कि मोहम्मद गोरी के दो सेनापति थे। एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरे का नाम था बख्तियार खिलजी। दूसरे का नाम क्या था, बख्तियार खिलजी। ये दो इसके क्या हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे। जब ये यहाँ से गया 1195 में, तो इसने सारा काजपाट किसके हाथ में सौंप दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में सौंप दिया, और ये वापस निकल गया वहाँ से, ठीक। वापस जाने के बाद अब देखिए यहाँ कुछ घटना घटी है, जैसे 1195 के बाद 1196 के आसपास अजमेर के अंदर एक संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था, उसके स्थान पे एक मस्जिद का निर्माण करा गया, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा। देखो बात को समझना, मैं दोबारा बताता हूँ कि इसने क्या किया कि 1195 में ये वापस अफगानिस्तान लौटा, और अपने इसके दो सेनापति हैं, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा बख्तियार खिलजी। तो ये सारा यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके वापस लौटा, और जब वापस लौटा तो सारे निर्णय लेने का अधिकार किसके हाथ में है, कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो इसने क्या किया है, 1196 के आसपास अजमेर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, उसके स्थान पर क्या बनवाया, एक मस्जिद बनवाई, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो देखिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, पेपरों में से अधिकतर जो आता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन में आता है, और वो हमारा सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाई चांस कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन में नहीं आता है, तो उस समय राजा कौन है, राजा तो मोहम्मद गोरी ही है, ठीक है। राजा इस समय कौन है, मोहम्मद गोरी ही है। तो ध्यान रखना ये दोनों बातों को इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ, इसने क्या किया कि अपने दोनों सेनापतियों को यहाँ अलग अलग जो थे वो अलग अलग अभियानों पे भेज दिया, और इन्हीं अभियानों के चलते हुए यहाँ से एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि जब ये घूम रहा था इस क्षेत्र में, या मैं कहूँ इस दक्षिण वाले क्षेत्र की ओर, जब ये आया बख्तियार खिलजी, तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, भारत की सबसे इम्पोर्टेंट जो यूनिवर्सिटी थी, जो विश्वविद्यालय था, जो नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, तो नालंदा विश्वविद्यालय को इसने क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था, नष्ट कर दिया था, ठीक है। ध्यान रखना, बख्तियार खिलजी ने नालंदा और एक था विक्रमशिला, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया, नष्ट किया इन्हें पूरी तरीके से। इसने क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था, नष्ट कर दिया था, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, और सीधा पेपर में सवाल कई बार पेपर में आता है और सीधा सीधा बनता है, ठीक। इसी बीच ये जब अपने बंगाल के अभियान पे था, तो बंगाल का उस समय राजा हुआ करता था लक्ष्मण सेन, उसे भी इसने हराया था। तो 1205 के आसपास इसने लक्ष्मण सेन को हराया था, और लक्ष्मण सेन जो था वो बंगाल का शासक था उस समय, बंगाल का शासक, ठीक। इसी बीच अब क्या होता है कि जो आपका मोहम्मद गोरी है वो भी वापस आ जाता है, और यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। इसी बीच में क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी ने खोखर करके एक जगह पड़ दी है, जो झेलम और चिनाब है, JC आर्मी से,
ठीक है। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। जो सिंधु नदी बहती है उसकी ये जितनी सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये क्या है? सिंधु की पांचों सहायक नदियाँ। मैं पढ़ाऊँगा नदी तंत्र वगैरह ज्योग्राफी में, तो आप परेशान नहीं होना, सब बातें पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। देखो, तो झेलम और चेनाब के बीच में एक क्षेत्र पड़ता है जिसे क्या बोलते हैं? खोखर बोलते हैं, और वहीं के लोग निवास करने वाले लोगों को खोखर बोला जाता है, ठीक है। वो अपने स्थानीय जगह के नाम से ही वो पहचाने जाते हैं। तो खोखरों के साथ इनका युद्ध होता है 1205 में, और उस युद्ध में क्या कर लेते हैं? जीत हासिल कर लेते हैं, ठीक है। मोहम्मद गोरी की जो अंतिम जीत है, मोहम्मद गोरी की अंतिम जीत खोखरों के विरुद्ध हुई। और ये घटना भी 1205 की है, ठीक है। और खोखर जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? झेलम और चेनाब के बीच में पड़ता है। झेलम और चेनाब के बीच का क्षेत्र है, ठीक। झेलम और चेनाब के बीच का क्षेत्र क्या है? वो खोखर कहलाता है। अब यहाँ इसने अंतिम विजय प्राप्त की। अब देखिए, जब खोखर हारे तो वो देखिए, हार किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। मान लेते हैं कि अभी आप और हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करें और उसमें परिणाम ना मिले, तो कहीं ना कहीं हम भी टूटेंगे और हमें भी गुस्सा आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही उस समय हुआ कि खोखरों ने क्या किया कि इसे मारने की योजना बनाई मोहम्मद गोरी को। और मोहम्मद गोरी क्या कर रहा था? 1206 के आसपास इसने सारा राजपाट अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा और यहाँ से वापस जा रहा था, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहीं से किसकी शुरुआत होगी? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी, ठीक है, ध्यान रखना। 1206 में इसने क्या किया? मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को साम्राज्य सौंपा, ठीक है। ये इसका विश्वास पात्र है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसलिए इसने सारा साम्राज्य किसके हाथ में दे दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में दे दिया। और यहाँ से वापस जा रहा है, ठीक है, यहाँ से वापस जा रहा है। और वापस जाते हुए एक जगह पड़ती है जिसका नाम है दमियक। दमियक नामक स्थान पर खोखरों ने इसकी मृत्यु कर दी। मृत्यु का समय भी आप ध्यान रखेंगे, 15 मार्च 1206 में दमियक नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी की मृत्यु, ठीक है। मोहम्मद गोरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी की क्या कर दी जाती है? मृत्यु कर दी जाती है। और इसके बाद मोहम्मद गोरी के बाद जिसने अपना साम्राज्य जब कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया, तो यहाँ भारत के अंदर एक नया समय का परिवर्तन होता है। और यहाँ भारत में अब स्थापना होती है किसकी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। और जिसका पहला राजा जो बनेगा वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206, ठीक है। 1206 से लगभग 320 साल तक, तो पंजे के लगभग कितना हो गया? 1526 तक भारत में दिल्ली सल्तनत का राज रहेगा, जिस पे अलग अलग वंश आप देखोगे, ठीक है। और यहाँ पर 1526 के बाद से फिर शुरुआत होगी मुगलों की, ठीक। तो यहाँ पे जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो हम चर्चा करेंगे किस बारे में? दिल्ली सल्तनत के बारे में। और आपकी दिल्ली सल्तनत यहाँ से क्या होती है? बिल्कुल शुरू होती है। तो इससे पहले 3 क्लास मैंने बताई दिल्ली सल्तनत से पहले, तो कृपया करके आप सभी के सभी बच्चे मेरे वो तीनों क्लासों को कंफर्म कर लेंगे। और उसके बाद देखिए, जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो दिल्ली सल्तनत कैसे एक तरफ आपको क्लियरली समझ में आएगी, बिल्कुल अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम यहाँ देखने को नहीं मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। बस आप बस साथ रखिए। देखिए, कल ही हाल फिलहाल में क्या हुआ है, यूकेपीएससी ने जितने लोग थे जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में जिन लोगों का परिणाम सफल हुआ है, उन लोगों के जो थे वो नंबर्स जारी करे गए साइट्स पर, तो आप उन्हें जरूर चेक कर लीजिएगा। और इसके अलावा देखिए, इन सब चीज़ों की PDF भी हम तो प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा टेस्ट भी रहता है, सब चीज़ रहती हैं। तो आप अगर वो सब चीज़ें भी देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जा कर के उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी वहाँ पर शेयर कर दूँगा, तो आप इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सब चीज़ों के साथ आप जुड़ सकते हैं वहाँ पर हमारे साथ, ठीक है। तो मिलते चलिए हम लोग अपनी अगली क्लास में। और देखिए मेहनत करनी है साथ, बिल्कुल इस बार तो फाइनल कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए जोश के साथ। और देखिए प्लीज़ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग नए हैं चैनल पे, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे प्रमोट करिए। देखिए तभी एक फैमिली जब बनेगी, एक परिवार बनेगा, तो मज़ा आ जाएगा पढ़ने का भी। वो हम लोगों के लिए क्या होता है, हम लोगों के लिए एक मोटिवेशन हो जाता है कि चलिए बच्चे देख रहे हैं, दूसरे लोगों तक पहुंच रही हैं सब बातें, तो अच्छा लगता है, ठीक है। वही रिवार्ड हो जाता है हम लोगों का। तो प्लीज़ कृपया करके मेरी बात समझने की कोशिश करना आप लोग, और अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक चैनल को पहुँचाएँ। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।